हर सुबह सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, लाता है एक नई उम्मीद। उजाला तो दिखता है, पर उम्मीद जो दिखती नहीं, पर हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे होती है। जब उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले, तो धुएं ही नहीं, बीमारियों से भी बचाव हुआ और भविष्य को बेहतर बनाने का समय भी बचा। मुद्रा योजना से मिले 34 करोड़ से अधिक लोन से महिलाओं ने अपना कारोबार तो शुरू किया ही, एक नया आत्मविश्वास भी पाया। जब हाथ का हुनर आमदनी में बदला, तो वो कमाई कहीं बच्चों के स्कूल की फीस बनी और कहीं दवाई का खर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक परिवारों के घर पक्के हुए, तो छत का स्वाभिमान मिला और हौसलों को पंख भी। ठीक ऐसे ही जब पीएम किसान से 3,70,000 करोड़ पहुँचे करोड़ों किसानों तक, तो खेती की छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत खत्म हुई और खेतों को समय पर बीज खाद मिला, पैदावार बढ़ी और खुशियां भी। और जब कठिन मौसम से जूझी फसल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,75,000 करोड़ रुपए की मदद की। मौसम की चिंता नहीं रही जब नुकसान की पूरी भरपाई हुई। 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ते दामों पर क्वालिटी दवाइयाँ मिली, तो गरीब और जरूरतमंद के 38,000 करोड़ बचे और लोग दवाई की पर्ची के खर्चे से घबराए नहीं। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ से अधिक लोगों को जब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला, तो बीमार लाचार नहीं रहा। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये सिर्फ उम्मीदों की नहीं, उम्मीदों के सच होने की कहानी है और यही तो है विकसित भारत का अमृतकाल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। कहते हैं कि भारत बदल रहा है और ये तेजी से बदल रहा है। लोगों का आत्मविश्वास, सरकार पर उनका भरोसा और एक नया भारत बनाने की प्रतिबद्धता हर जगह दिखाई दे रही है। साल 2014 से भारत की ये कल्याणकारी संरचना देश के हर व्यक्ति का उत्थान और विकास सुनिश्चित करने के सिद्धांत से निर्देशित हो रही है। इस दर्शन ने समावेशी सशक्तिकरण के निर्णायक बदलाव, जिसमें सरकार ने हर प्रमुख योजना में 100% संतृप्ति का लक्ष्य रखा और इसे एक मूर्त रूप दिया है। इस खास चर्चा में जहां पिछले 11 वर्षों में जो तमाम करोड़ों वंचित परिवार थे, पहली बार उनके घर तक नल का पानी, बिजली, शौचालय, आवास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, बीमा और डिजिटल सेवाएं जैसी जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, वो उन्हें मिली। इन लक्षित समावेशी प्रयासों को मापने योग्य परिणाम सामने, और हाल ही में आईएमएफ का मानना है कि भारत में अत्यधिक जो गरीबी अगर रही, तो उसे प्रभावी ढंग से खत्म किया जा रहा है। इस खास चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के 11 साल किस तरह से बीते, और मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि इस 11 साल का सफर किस तरह से रहा इस खास चर्चा में। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपनी नीति और योजनाओं में गरीब कल्याण पर फोकस किया। अपने एक संदेश में उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना जो है वो केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ जन जन का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उज्ज्वला हो या प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत हो या फिर भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन
आसान बनाने के लिए हर संभव कोशिश की है। और वहीं प्रधानमंत्री की अगुवाई में जब एनडीए सरकार ने 11 वर्ष पूरे किए, इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो काम हुआ है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्य है। उन्होंने कहा कि ये सरकार एक असरदार सरकार है। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। और वहीं जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले 11 साल में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सोच रही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आखिरकार 11 साल के वो बेहतरीन 11 ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने युगांतकारी और क्रांतिकारी बदलाव किया एक दशक में, वो हम आपको ग्राफिक्स के लिए समझाते हैं। बात उज्ज्वला योजना की, जहां 10 करोड़ से ज़्यादा जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया। बात करते हैं पीएम आवास योजना, जहां 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को पक्का मकान, आशियाना दिया गया। जन धन योजना, वित्तीय समावेशन की इस योजना ने जीरो बैलेंस जो खाते रहे वहां पर बचत बैंक खाता आपको पहुंचाया। मुद्रा और स्टैंड अप योजना ने आपको बिना गारंटी के सस्ते दर पर कर्ज मुहैया करवाया। और किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ से ज़्यादा जो किसान हैं उन्हें 3 करोड़ से ज़्यादा राशि हस्तांतरित हुई। ऐसी ही योजना हर हाथ को कौशल, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहां करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। स्वच्छ भारत अभियान, देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। सौभाग्य योजना, जहां 100% इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यानी 68 लाख से ज़्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें आसानी से कर्ज दिया गया अपने जीवन यापन के लिए। और आयुष्मान योजना, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग अब मुफ्त स्वास्थ्य बीमा ले रहे हैं। और ऐसे में जो 11वां कदम था वो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जहां 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये लाभ मिल रहा है। लबोलुबाब यही, जिस वेलफेयर स्टेट की उम्मीद की जाती है उस वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर सरकार चली और हाशिए पर पड़े हर व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ा गया। और ऐसा ही एक और अलग क्षेत्र है जब हम बात करते हैं कि कैसे विरासत का सम्मान राष्ट्र का अभिमान बना, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये अभिप्राय है, कैसे गौरवशाली प्रतीकों में बदले स्मारक, यानी उन स्मारकों को कैसे गौरवशाली प्रतीकों में बदल दिया गया। जैसे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का अगर हम जिक्र करते हैं, जहां पर विरासत का संरक्षण किया गया और कैसे ये विरासत का संरक्षण आपकी जड़ों को गहरा करता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आध्यात्मिक सर्किट जो लगाए गए, कैसे अलग अलग जो सर्किट्स हैं जिसमें आध्यात्मिक के केंद्रों को रेल से जोड़ा गया। मंदिर के गलियारे और तीर्थ स्थलों का पुनर्विकास किया गया ताकि आपका यात्रा का, आपके आध्यात्मिक सुख का जो अनुभव है वो सुगम हो पाए। इसमें सबसे अहम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हम सभी जानते हैं कि कैसे काशी को क्योटो की तर्ज पर
डेवलप किया गया। महाकाल की जो लोक परियोजना है, वहाँ का जो मंदिर है उसे किस तरह से उसका जीर्णोद्धार किया गया, कैसे उसको उत्कृष्ट बनाया गया। माँ कामाख्या मंदिर का जो बुनियादी ढांचे का विकास है, कैसे उसने तीर्थयात्रियों के जो अनुभव हैं उन्हें सुगम और सरल बनाया और बेहतर सुविधाएं, और जब आपको आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं जो आधुनिक होती हैं, वो आपके अनुभवों को किसी और के साथ जब आप साझा करते हैं तो बहुत प्रासंगिक बनाते हैं। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मेहमान से आपका तारुफ करें, प्रफुल्ल केतकर साहब हैं, एडिटर ऑर्गेनाइजर के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। सबसे पहला सवाल केतकर साहब आपसे यही कि आप कहते हैं कि जब आपकी नीयत में सच्चाई हो तो नीतियाँ अपने आप क्रियान्वित होती हैं, और ये जो कथन है ये मोदी सरकार के 11 साल के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। जी आंचल जी, एक बड़ा परिवर्तन हमने पिछले 11 साल में देखा है, और यदि मुझे कोई पूछे कि किस रूप में उसको परिभाषित करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारी सारी ही सरकारी व्यवस्था पर, शासन तंत्र पर, लोकतंत्र पर जो अविश्वास का माहौल था, ये यात्रा जैसे प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहे तो संकल्प में सिद्धि की है, वैसे ही ये अविश्वास से अपेक्षाओं की यात्रा है। आज चर्चा ये नहीं होती कि ये क्यों नहीं हुआ, ये और क्यों नहीं होगा, ये ऐसे और क्या हो सकता है, इसको लेकर जो चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो सोशल इंक्लूजन के बारे में हो, चाहे वो पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में हो, चाहे वो इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक दायरा बढ़ने के बारे में हो, या कल्चरल रिसर्जेंस के बारे में, जैसे आपने बताया कि चाहे वो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो, रामेश्वरम तक की प्रधानमंत्री स्वयं यात्रा करते हैं। हमने टूरिज्म को इस रूप में कभी नहीं देखा था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कल्चरल टूरिज्म एक टॉकिंग पॉइंट बन गया है, एक अध्ययन का विषय बन गया है। तो ये सारे विषय ये दिखाते हैं, या पहले ये होता था कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो नहीं हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारे यहाँ कोई अनजान वस्तु पड़ी है तो उसके बारे में। अब लोग ये पूछते हैं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस कब आएगा। जी। हमारी नीतियां नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक संकल्प पक्का हो, उसके पीछे यदि वैचारिक स्पष्टता हो, तो वही तंत्र, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था, वही ब्यूरोक्रेसी, लेकिन आप उन्हीं योजनाओं को एक समावेशी रूप भी देते हो और उसका समग्रता से कार्यान्वयन भी करते हो। इसकी ये 11 साल की उपलब्धियों का मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। डॉक्टर अनिल, अगर हम आर्थिक उन्नति की बात करें, साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता और जो सामरिक बदलाव हमने इन 11 सालों में देखे हैं, इन्हें आप किस तरह से परिभाषित करेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स के लिहाज से भी ये काफ़ी लाभकारी साबित हुए हैं, और भारत आज उन तमाम उच्च देशों की श्रेणी में अपनी इस कुव्वत के साथ खड़ा हुआ है कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर? देखिए आंचल जी, मैं ये कहूँगा कि 11 साल में हमारे देश में जो बदलाव हुआ वो आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी हुआ, सामाजिक बदलाव भी हुआ और तकनीकी बदलाव भी हुआ। अगर मैं आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 11 साल पहले हमारी 10वीं एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल, और अनस्टेबल के साथ साथ वल्नरेबल इकोनॉमी होती थी कि विकास कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, पॉलिसी की स्टेबिलिटी थी। ये मोदी सरकार केवल और केवल विकास के संकल्प पर 2014 में सत्ता में आई, और आने के साथ साथ सबसे पहला जोर, सबसे पहली घोषणा मुझे याद है, वो प्रधानमंत्री जन धन योजना और स्वच्छ भारत। जन धन योजना, सोचिए इस देश में कितने लोगों के बैंक अकाउंट थे, और आज अगर हम 11 साल का लेखा जोखा करें 55 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले हैं। ये सिर्फ अकाउंट खोलने की बात नहीं है, अकाउंट खोलने के साथ साथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मुमकिन हो सका,
और उसके साथ साथ इस देश में एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया जी। जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर मैं अर्थव्यवस्था की तरफ आगे जाऊं, आज हमारी 5वीं दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैसे तो चौथी बन चुकी है। जल्दी ही आईएमएफ के आंकड़े आएंगे जी। तो लगेगा, पता लग जाएगा कि हमारी इकोनॉमी आज चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पे खड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से लगातार 5 सालों से सबसे तेज गति से बढ़ रही है। और जी। सबसे बड़ी बात, अगर मैं केवल विकास की बात करूं तो वो सही नहीं होगा हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में। ये विकास हुआ समावेशी विकास। जी। अभी कुछ पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आप सोच सकते हैं कि 27 करोड़ लोग 11 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आए। आज हमारे देश में जो गरीबी का रेट है वो किसी जमाने में 27% से भी ऊपर होता था केवल 11 साल पहले, और मात्र 5% के आसपास है। तो इसको कहते हैं विकास। और वो विकास जो कि समाज में आखिरी पायदान पर जो बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचे, और उसके लिए जरूरी था कि जो तमाम कल्याणकारी योजना आपने अभी भी जिक्र किया, उसके साथ साथ देखिए इस देश में आज 8 साल से 80 करोड़ लोगों को वन का वितरण हो रहा है। कभी हम सुनते थे कि उस डिस्ट्रिक्ट में भूखमरी से लोग मर गए, ऐसा सोच के भी परे है। इसके साथ साथ आज हमारा विकास सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है। आज हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, आज हम नेट डेवलपमेंट की बात करते। 2000 और यही वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रासंगिकता हम समझते हैं कि जो तमाम उपलब्धियां इन 11 सालों में हासिल की गई हैं और इस विकसित और विकासशील देशों की खाई को पाटने का काम इन तमाम बड़े फैसलों ने कैसे किया, इस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, आप जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है, यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो में, जहां हम किस तरह से मोदी सरकार के 11 साल जो कि बेमिसाल रहे हैं, कई ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों के बाद उस पर कर रहे हैं चर्चा। बेहद खास मेहमान इस शो पर जुड़े हुए हैं केतकर साहब, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर। भारत ने अपना ओहदा अगर वैश्विक जगत की बात की जाए तो इतना बड़ा बना लिया है कि अब उस तकनीक के ट्रांसफ़र को करना बहुत आसान बना। इस खाई को पाटने में इन तमाम फैसलों ने, इन उपलब्धियों ने किस तरह की भूमिका निभाई है? देखिए आंचल जी, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी देश का जब आत्मविश्वास और आत्मबल बड़ा हो तो बाकी देश भी फिर उन पर विश्वास करते हैं। हमने ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में देखा जब पेरिस में ये हुई। हमने अपने कमिटमेंट्स फुलफिल किए और उसके आधार पर वर्ल्ड को कॉल दिया कि भैया आप भी इस अलायंस में ज्वाइन हो जाओ, तो तुरंत रिस्पांस मिला। 2 सेक्टर्स जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपने टेक्नोलॉजी की बात छेड़ी इसलिए कि आज यूपीआई की टेक्नोलॉजी 19 देशों में ऑलरेडी, 17 देशों में ऑलरेडी कार्यान्वित है, 54 देशों के साथ बात चल रही है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि टेक्नोलॉजिकली आज हम केवल चीजें इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों को आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। दूसरा, डिफेंस के मामले में हम बहुत ज्यादा बाहरी देशों पर निर्भर हुआ करते थे।
आज 200 से ज्यादा ऐसे आइटम हम बनाने लगे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो घाटे में चल रही थी, वो बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज प्रॉफिट में चल रही है, और छोटे छोटे आइटम से लेकर बड़े टेक्नोलॉजी के आइटम्स तक अब लोगों दूसरे देशों में हमको ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिया है। वही स्पेस टेक्नोलॉजी में है। आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, आज हम दूसरे देशों को सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाहे इंडोनेशिया के साथ जो बात चल रही वो हो। तो ये क्लियरली दिखाता है कि जिसको हाई एंड टेक्नोलॉजी और जिसको हम कह सकते हैं कि पीपल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इन दोनों टेक्नोलॉजीज में आज भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो युवा भारत ये एस्पिरेशनल भी है और ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। ये विश्वास अभी वर्ल्ड को बिल्कुल सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है केतकर साहब, और हम एक फैसिलिटेटर के तौर पर भी खड़े हैं कई उन देशों के साथ। साथ ही साथ अगर हम इसको ऐसे भी समझें डॉक्टर अनिल की, जब हम बात करते हैं कई ऐसे क्षेत्रों में निर्भरता को लेकर जहां हमने एक सोच में बदलाव लिया कि हमें इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना है, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं, हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के जिस पथ पर हम अग्रसर हो चले, हमने कई देशों के साथ एक उदाहरण स्वरूप मॉडल भी तैयार किया जो विकासशील देशों को मददगार साबित होता है आने वाले सालों के लिए। जी बिल्कुल आंचल जी, अभी प्रफुल्ल जी ने भी इसका जिक्र किया, और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस देश में तकनीकी का बहुत बड़ा बदलाव आया है, और उस बदलाव को हम ऑपरेशन सिंदूर से भी अगर जोड़ के देखें, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी डेवलप्ड मिसाइल्स थी, दुनिया ने उसका लोहा माना है। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था और जो हमारे जहाज जेट जो हमने वहां पर दुश्मन को मार गिराए, वो सब पूरा विश्व दंग रह गया कि हमारी जो दक्षता है वो तकनीकी के बेस पर है। आज हम 5G से भी आगे बढ़ के 6G की बात करते हैं। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है, सब हमारे देश की तरफ देखते हैं कि हमारे देश में क्या इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं और कहूंगा, अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो बहुत बड़ा हब पूरे दुनिया में वैक्सीन का हब हमारे देश में बना है। और ये हमने कोविड के दिनों में भी देखा कि जो हमने वैक्सीन बनाई, न केवल प्रत्येक भारतवासी को उसका फायदा मिला, बल्कि पूरी दुनिया ने उस वैक्सीन को सराहा भी है। तो अगर हम तकनीक की बात करें तो आज जो विकास की यात्रा चल पड़ी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारा तकनीकी का है। और वो तकनीकी केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांवों के अंदर भी हम देखते हैं जिस तरह से ड्रोन का विकास किया जा रहा है। इस देश में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न की बात करो तो इस देश में तीसरे नंबर पे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम पर आते हैं। जब मैं स्टार्टअप की बात करता हूं तो उसमें इनोवेशंस की बात भी और उसमें टेक्नोलॉजी की बात है। आज फिनटेक में हमारा एक दूसरा हमारा जवाब नहीं है, और उसके साथ साथ ईवी टेक्नोलॉजी में आज हम ईवी कार्स जो बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में उसका हम निर्यात भी कर पा रहे हैं। आप सोचिए, जल्द ही हमारे देश में एक हाइड्रोजन पावर मिशन के ऊपर काम हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी पर, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्द हम उसको दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें सबसे बड़ी स्कीम PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, जो कैपेबिलिटीज हमारे देश में नहीं थी, वो भी मैं कहूंगा कि एक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम था कि उसको बजाय हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करने की, वो कैपेबिलिटीज इस देश में PLI स्कीम के तहत बनाई, और बाकी क्षेत्र में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। आज चंद्रयान, हमारे देश ने जो चंद्रयान पे कामयाबी हासिल की, वो भी अद्वितीय है। और देखिए, वो पूरा का पूरा जो अभियान, जो यान चला, उसमें अधिकतर हमारे देश की बेटियां थी सबसे आगे। बिल्कुल। और केतकर साहब, मिनिमम गवर्नेंस के साथ जिस तरह से सरकार चली है और सरकार के तमाम मंत्रालय सजग, सतर्क और लाल फीताशाही से आज़ाद हुए, इसलिए हम रेड कार्पेट की बात करते हैं, इस तरह के फैसलों ने कितना बल दिया इन उपलब्धियों को बहुत कम समय में जो नीति निर्धारण किया गया उसमें हासिल करने को? देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस,
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4 कोर पैरामीटर्स होते हैं गुड गवर्नेंस के, और वो यदि करने हैं तो आपको ये जो विश्वास प्राप्त करना पड़ता है जनता, मुझे लगता है कि 2 चीजें थी। एक तो नियत पर विश्वास, डिमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ, शुरू के समय में कुछ हिकअप्स थे, लेकिन जनता को विश्वास था कि इसके पीछे की नियत। जीएसटी का फैसला हुआ, एक देश एक टैक्स लाना ये आसान मामला नहीं था। जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों को साथ में लेकर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल खड़ा करना एक आसान फैसला नहीं था, लेकिन वो किया। उसके कार्यान्वयन में शुरू में कुछ हिकअप्स भी आए, लेकिन लोगों का ये विश्वास था कि इसके पीछे का इंटेंट अच्छा है। तो नीयत अच्छी हो तो नीतियों में वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ये 2 हमको फैसलों में, जो आर्थिक फैसले और सामान्य लोगों को जोड़ने वाले फैसले, वही स्वच्छ भारत अभियान को लेकर है, वही उज्ज्वला योजना को लेकर। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा शुरू में कि एक अविश्वास का जो माहौल था, उस अविश्वास से अपेक्षाओं की यात्रा, एक एस्पिरेशनल भारत की यात्रा, एक फ्रेजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 तक की भारत की इकोनॉमी की यात्रा, इस रूप में यदि हम इन 11 सालों को देखते हैं तो एक बहुत अच्छा चित्र हमको दिखता है। और जब हम एस्पिरेशंस की बात करते हैं, एक सांस्कृतिक आधार पर भी रिसर्जेंस हुआ है और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, तो ये भी बैलेंस हमको अच्छी तरह से बिल्कुल। और आने वाली पीढ़ियों को हम इसी सकारात्मक सोच के साथ छोड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में और इस खास विषय पर अपने विचारों को डीडी न्यूज़ के इस मंच के साथ साझा करने के लिए। तो आज के इस चर्चा में इस खास विषय पर हमने अपने विचार आपके साथ साझा किए। कल फिर मुलाकात होगी चर्चा में एक नए विषय को लेकर। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।